नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी इंपैक्ट में आपका स्वागत है और मुद्दा है चंबल से संबल। दरअसल उपचुनाव को लेकर अब ऐसा लगने लगा, तारीख भले सामने ना आई हो, लेकिन बीजेपी तो खासकर बेहद तैयारी के साथ मैदान में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता चंबल में दिखाई देने लगे हैं और चंबल के दंगल में अब यह है कि संबल किसको मिलेगा, यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल को लेकर हम आपके साथ हैं। पिछले दफा हम देखें तो यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। उस समय जरूर कुछ समीकरण बदले हुए दिखाई दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि जो समीकरण बिगड़े हुए थे अब उनको सुधार लिया जाए, क्योंकि जो लोग जीतकर भी आए थे वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव मैदान में होंगे, क्योंकि अब बीजेपी के ही हैं, कांग्रेस के नहीं। उस समय वो जरूर कांग्रेस की सीट पर जीते थे और इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि चंबल में 2 दिवसीय दौरे पर नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा हैं। 4 से 5 सितंबर गुना और शिवपुरी के दतिया दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया नजर आएंगे। उसी तरह यदि हम कांग्रेस के कमलनाथ को देखें, दिग्विजय सिंह को देखें, तो ये भी चंबल और ग्वालियर में अलग अलग आपको दिखाई देंगे। तो क्या ये माना जाए कि चंबल का जो रण है वही सब कुछ है? वजह भी साफ है कि 16 सीटें यहां जिन पर चुनाव होना है और 16 सीटें जो जीत जाएगा, ये 10 सीटें 12 सीटें इसमें से जीत जाएगा, उसका काम कुछ आसान होगा। खासकर बीजेपी का काम तो आसानी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी और इसीलिए बीजेपी कहीं कुछ जगह उत्साहित भी दिखाई देती है। लेकिन जब चुनाव के मैदान में होते हैं तो ये समझ से परे जनता ही समझती है कि चंबल के रण में किसको संबल देना है और यही हमारा विषय है। आप देखिएगा कि लगातार कई जगह से इस तरह की खबरें आ रही है कि कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच रहे हैं। हमने कल भी देखा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब लोगों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने किसानों का मुद्दा उठा दिया, तमाम तरह की बातें की और ये बताने का प्रयास किया कि कांग्रेस उन्होंने क्यों छोड़ी। ये भी बताया कि कमलनाथ जी ने क्या किया हमारे साथ। और आप देखिएगा कि लगातार इस तरह से जो तैयारियां देखी जा रही है, आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 से 5 तारीख को दिखाई देंगे आपको। नरेंद्र सिंह तोमर आज है, नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा गुना में पहुंच रहे हैं, जहां एक होटल में कार्यकर्ता के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके अलावा यह भी देखने को मिलेगा कि जनता यानी लोगों से सीधी बात करेंगे। लेकिन इस दौर में कोरोना का दौर है, संकट है, तो उससे भी 2-4 होते हुए जनता के बीच में कैसे पहुंचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन करना है, ये भी प्रयास रहेगा। चलिए, मेरे साथ इस वक्त उमाशंकर गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री। उमाशंकर जी, आपका स्वागत है। साथ ही कांग्रेस के नेता भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं बात करूंगा। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल तय हो गया कि चंबल से ही संबल लेना है। पिछली दफा जरूर कुछ स्थितियां अलग रही थी, लेकिन क्या इस बार ये माना जाए कि बराबरी का दिखाई देगा, बल्कि जो पिछली दफा चोट हुई थी इस बार करारी चोट भारतीय जनता पार्टी देने की तैयारी में है? डेफिनेटली जहाँ 27 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है वहीं से संबल लेना है और 16 सीट चंबल संभाग की है, तो डेफिनेटली वहाँ ज्यादा फोकस होगा। और पिछले समय जनता एक तो मुगालते में आई, झूठे वचन पत्र के वायदे में फंस गई जी, और 1.25 साल जो भुगता है इस कुशासन को, उसका एहसास जनता को है। उससे नाराजगी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना ही है। और जहां ये चुनाव है वहां आप देखेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी का भी अपना वोट बैंक रहा है, क्योंकि भारतीय जनता ऐसा नहीं है कोई सीट की जहां कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी जीती, कभी कांग्रेस जीती, इस प्रकार के मिक्स रिजल्ट्स आते रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है। प्लस चंबल संभाग की विशेष बात करें तो वहां पर कांग्रेस यानी सिंधिया जी के नाम पर वोट मिलता था और वो वोट सिंधिया जी क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में है और इसलिए उनके समर्थक भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनका वोट भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो निश्चित ही पिछले चुनाव को भरपाई बहुत अच्छे ढंग से हम करेंगे वहां से जी। लेकिन सर, एक सवाल जरूर बार बार कांग्रेस की तरफ से आ रहा है कि उन लोग ने हमें धोखा दिया, कांग्रेस के लोगों ने, और कांग्रेस के ही लोग, सिंधिया जी की बात करें या तमाम तरह की चीजें, ये सब मुद्दे भी। और ये भी कहा जा रहा है, कई जगह से खबरें ऐसी आ रही, जैसा कांग्रेस का आरोप है कि विरोध भी किया जा रहा है। तो ये जो रणनीति आपकी है, इसमें कैसे आप 2-4 होंगे लोगों से? प्रायोजित विरोध चलते हैं जी, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत से कार्यक्रम प्रायोजित होते हैं, चुनाव में चलते हैं। और धोखा तो वास्तव में कांग्रेस ने दिया मध्य प्रदेश की जनता को,
और जब सिंधिया जी और उनके समर्थकों को लगने लगा कि इस नाव में बैठे रहने से फायदा नहीं होगा, जनता से किए वायदे पूरे नहीं हो रहे हैं, वचन पत्र की बातें पूरी नहीं हो रही है, और सिंधिया जी एक स्वाभिमानी नेता है, और इसलिए आप एक कल्पना करिए कि 6 मंत्री और 16 विधायक अपने पद से इस्तीफा देकर आए हैं। अंतर है, ये अंतर समझने की जरूरत है। जो अपने आप पे 5 साल के लिए चुने गए थे, मंत्री थे, मंत्री से बड़ा प्रदेश में और क्या पद होता है। जी जी। ये सब छोड़कर आए हैं क्योंकि जनता को किए गए वायदे कांग्रेस पूरा नहीं कर रही थी, और इन बातों पे धोखा तो जनता को कांग्रेस ने दिया है। उस धोखा का बदला लेने के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जी चलिए, मेरे साथ बालेंदु शुक्ल भी जोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और पूर्व मंत्री। बालेंदु जी, स्वागत है आपका। चंबल से किसको संबल मिलने वाला? भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता दिखाई दे रहे हैं फील्ड पर, आपके बड़े नेता अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ये जरूर है कि 12 तारीख को कमलनाथ जी ग्वालियर चंबल पहुंचने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के चाहे नरेंद्र सिंह तोमर और बीडी शर्मा आज गुना में दिखाई देंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार वहां बने हुए हैं। बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त आम जनता, ये जो बागी विधायक थे, जो हमारे प्रिय साथी बोल रहे थे कि मंत्री पद छोड़ करके आए हैं, तो ये अभी तक कांग्रेस पार्टी में क्यों बने रहे थे? ये कोई आज ही एकाएक क्या घटना घटी जिसकी वजह से लगा कि हम विकास नहीं कर पा रहे? हकीकत सबको मालूम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर अपने गुना और शिवपुरी क्षेत्र में लगभग 1,30,000 वोट से हारे। ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि आम जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में क्या ख्याल रखती है। अब ये कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इतने लोकप्रिय थे कि उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम विधायकों को जिता दिया, ये विधायक मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद एकाएक उनको ऐसा लगा कि हम जनता की सेवा नहीं कर पा रहे, और इस ख्याल के आते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया गए। अरे भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जब हारे उसके पहले ही चले जाते। कांग्रेस में तो थे वो लोग, तो कांग्रेस के अंतर्गत काम कर रहे थे। 15 महीने तक वो कांग्रेस की सरकार में रहे, मंत्री रहे, और एकाएक जब ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे गए तो उनको लगा कि हम काम नहीं कर पा रहे। लेकिन सर, उस समय जब हार हुई तो उसके बाद तो ये कहा जा रहा था कि मोदी का जादू चल गया, दिग्विजय सिंह भी नहीं बचा पाए अपने आप को। जब आपके पास से चले गए तो फिर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं इस कर रहा हूँ बात, क्योंकि जो दिग्विजय सिंह जी जहाँ से चुनाव लड़े वो भोपाल उनका कभी संसदीय क्षेत्र नहीं रहा, वहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़े थे। लेकिन दिग्विजय सिंह एक बड़ी हस्ती है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसलिए उन्होंने भोपाल से लड़ना स्वीकार किया। ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह तो हार गए, लेकिन जो देवी जी वहाँ से जीती हैं उनके निरंतर ऐसे बयान आते रहे कि भोपाल के लोग अपना सर पीट रहे कि हमने किसको चुन लिया। क्या बयान दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी? प्रज्ञा जी के बारे में क्या बोल रही हैं? उनके तमाम बयान। चंबल के लोग क्या कह रहे हैं सर? जी, चंबल के लोग क्या कह रहे हैं? चंबल के लोग कह रहे हैं कि ये जो विधायक या मंत्री पद छोड़ के गए हैं, ये केवल प्रेम के कारण सिंधिया जी से नहीं गए हैं। इनको कुछ जेब गरम की गई थी, इनको कुछ लिया दिया गया था, इसलिए ये यहाँ से छोड़ के चले गए। इस बात को मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आप जनता से पूछिए कि लोग कहते हैं कि भैया पैसे। उमाशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हुए। उमाशंकर जी, आप सुन रहे हैं, बालेंदु शुक्ल जुड़े हुए हैं, कुछ सवाल भी उठा रहे हैं। जी जी जी, देखिए, बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। एक तो बालेंदु जी हमारे साथ भी रहे हैं बीच में काफी दिन, और उनके विचारों से मैं काफी प्रभावित हैं। लेकिन एक राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए सबको अपना पक्ष रखना पड़ता है। लेकिन आप एक कल्पना करिए, आदरणीय बालेंदु जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मंत्री को क्या कमी रहती है अगर उसे कुछ करना ही है तो। 6 मंत्री छोड़कर आए हैं, इस बात को सोचिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस ने बना दी थी, आप एक कल्पना करिए, अगर अपनी पार्टी का नेता ही अगर ये कह रहा है कि हम जनता के वायदे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, और अगर जनता के वायदे पूरा नहीं कर पाए तो मैं सड़कों पर अगर उतरना पड़ा तो जनता के लिए उतरूंगा, अगर ये अपने लोगों के बीच में कह रहा है, और उसमें मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी ये जवाब दें कि आपको उतरना है तो उतर जाइए, मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान किसी व्यक्ति का और क्या हो सकता है। तो जिंदगी में सम्मान की भी एक बात रहती है, और उसके कारण और जो फुलफिल बातें हो नहीं रही थी, बुलाकर बात करना कि आखिर क्या समस्या है, कौन सी बात नहीं हो पा रही, कैसे पूरे कर सकते हैं। और ईमानदारी से तो आप देखेंगे तो
ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा मुख्यमंत्री के एक चेहरे में से कांग्रेस ने 2018 में प्रचारित किया था, और विशेषकर चंबल और ग्वालियर संभाग में तो ये नारे लगे थे, अगला मुख्यमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उसी के नाम पर वोट मिले थे। और ये नाराजगी के कारण आए हैं, और अब तो फैसला बहुत निकट है। किसी को गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं, ना हमें ना आपको, किसी को नहीं। जनता बहुत बारीकी से माइन्यूटली देख रही है। उसने 15 महीने के कांग्रेस के कुशासन को देखा, अराजकता को देखा है, ट्रांसफर उद्योग को देखा है, विकास सब ठप हो गया था, गरीबों की योजना खत्म हो गई थी, और जिस प्रकार का शासन चल रहा था उससे मुक्ति पाने के लिए जनता छटपटा रही थी। उसी प्रतिनिधित्व के रूप में ये लोग कांग्रेस छोड़कर आए हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित ही ये जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जी जी। बालेंद्र शुक्ल जी, सवाल ये भी है कि आप देखिए फील्ड पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नजर आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि फिर से 2018 की तरह रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। एक तो ये कि कांग्रेस के 22 ऐसे लोग हैं, 24 ऐसे लोग हैं जो छोड़ कर गए हैं आपको। सवाल ये भी है कि एक तो 24 लोगों की व्यवस्था करना है, दूसरा जो बड़े नेता हैं वो देरी क्यों कर रहे हैं चंबल में जाने में? इसलिए देरी कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि यहाँ पे स्थिति क्या है। जब जनता ही कांग्रेस के साथ में है तो छोटे नेता, बड़े नेता ये सब आएंगे जाएंगे, काम तो चल ही रहा है। आज के यहाँ के छोटे नेता भी निरंतर अपने इलाकों में जा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमको मेहनत कम करनी पड़ रही है। आज आम जनता हमारे साथ है। उनको लगता है कि जो विधायक और मंत्री छोड़ के गए हैं उन्होंने कांग्रेस के साथ तो धोखा किया ही, उन्होंने तो धोखा अपने मतदाताओं के साथ किया था। उन्होंने चुना था इनको, ये उनका प्रतिनिधित्व करते थे, इनको 5 साल के लिए चुना गया था, लेकिन ऐसे में एकाएक इनके मन में ये आया कि ऐसा हमारा काम नहीं हो रहा है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि हम सड़क पर उतर आएंगे, ये असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। इनके एक भैया भी हैं जो राजस्थान में उन्होंने ऐसे ही प्रयास किया था, लेकिन वो फेल हो गए बेचारे। ये यहाँ पर अपनी चाल में कामयाब रहे और भारतीय जनता में क्यों चले गए? अगर सेवा ही करनी थी तो वहाँ पे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्यों उत्सुक थे? क्योंकि वहाँ हार गए थे तो चाहते थे कि उनको प्रतिष्ठा मिले। जितने विधायक मंत्री गए, आज जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो उनको मंत्री क्यों बना दिया गया? एक सज्जन कहे थे हमारी विचारधारा से मिल गए। जो व्यक्ति 15 महीने पहले पहली बार चुनाव जीत के आया है उसको आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। ये कौन सी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी? चलिए मैं समझ लेता हूं सर, भारतीय जनता पार्टी उमाशंकर जी जुड़े हैं, लेकिन इस वक्त शिव अनुराग पटेरिया जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका स्वागत है सर। क्या कहेंगे सर, चंबल से ही संबल मिलेगा क्या? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता बड़ी रणनीति के साथ आगे दिखाई दे रहे हैं। आज भी नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया कल भी पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता, एक सम्मेलन जरूर वहां पर हुआ, लेकिन उसके बाद नजर आ रहे। तो क्या ये माना जाए कि चंबल ही संबल देगा, इसलिए दोनों पार्टियों की नजर है? निश्चित तौर पर देखिए 27 में से 16 सीटें चंबल पूरे इलाके से आती हैं, और वहाँ पर जिसका कब्जा होगा उसकी ही मतलब ताकत बढ़ेगी। सरकार को भी शिवराज जी की रहने वाली है मेरे हिसाब से। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार भी चंबल ने ही संबल दिया था कांग्रेस को, और अब जो संबल है वो धराशायी हो चुका है कांग्रेस के साथ। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के लोगों का मूड कैसा है, और इसमें भी सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा वो बीएसपी करेगी। बीएसपी अगर वोट काटेगी तो वो कांग्रेस के वोट काटेगी, क्योंकि कांग्रेस और बीएसपी का जो बेस वोट बैंक है वो एक ही है, एससी का। तो सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। कांग्रेस पूरी ताकत लगाएगी निश्चित तौर पर, और इस बात को प्रचारित करने की पूरी कोशिश करेगी कि सिंधिया ने धोखा दिया, उनके लोगों ने धोखा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बातें करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका संगठन किस तरह से भूमिका में आता है, आपके प्रत्याशी कौन है। भाजपा में लगता एवरीथिंग इज सेट, प्रत्याशी भी लगभग तय हैं, संगठन उनका बड़ा व्यापक है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन कहते ना, जनता के मूड को कोई नहीं भाप सकता। अगर जनता ने ये मान लिया कि धोखा हुआ तो धोखा हुआ है, और जनता ने माना कि धोखा नहीं है, तो फिर कांग्रेस की राय कठिन हो जाएगी। जी जी, और बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उमाशंकर गुप्ता जी मेरे साथ जुड़े हैं और बालेंद्र शुक्ल जी मेरे साथ जुड़े हैं। उमाशंकर जी, ये जो बात कह रहे हैं पटेरिया साहब कि जनता ही सब कुछ करेगी, और जनता ने मान लिया कि धोखा हुआ तो फिर उस पर जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ चली गई तो फिर कोई बात ही नहीं है। सवाल यही है कि एक अलग तरह का चैलेंज है और ये अलग तरह का चुनाव है।
नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पटेरिया जी, जनता ही सर्वोपरि है इस प्रजातंत्र में। असली हम लोग कितनी डिबेट कर लें, लेकिन फैसला तो जनता को ही करना है कि उसका मूड क्या है। लेकिन जनता के मूड के आधार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि जो मैंने कहा कि 15 महीने की जो कांग्रेस की सरकार को निकट से देखा है, पटेरिया जी ने, आपने, हमने, बालेंद्र जी ने भी देखा है, और जिस प्रकार के हालत थी कि ये केवल ट्रांसफर उद्योग के अलावा कोई काम नहीं, सब काम ठप हो गए थे, विकास ठप हो गया था, गरीबों की योजनाएं सब ठप हो गई थी, कागजों पर बातें रह गई थी, और वो इस मध्य प्रदेश की जनता ने भोगा है, और इसके आधार पर ही जनता अपना मन बनाने वाली है। और जहां तक रहा है धोखे वाली बात, तो मेरा अपना ऐसा मानना है कि धोखा जनता के साथ कांग्रेस ने झूठा वचन पत्र देकर दिया है, वो जनता को ध्यान में है। तो धोखे पर भी अगर फैसला होना है तो कांग्रेस के खिलाफ ही जाना है। जी बालेंद्र जी, आपका सर्वे, कोई आपके पास सर्वे है ऐसा जिसका जिक्र आप बार बार करते हैं, वो सर्वे का आधार क्या है, और जैसा उमाशंकर जी जो कह रहे हैं उसका जवाब भी दीजिएगा। अगर उमाशंकर जी की बात को हम मान भी लें कि वचन पत्र धोखा था, तो धोखा केवल ग्वालियर चंबल संभाग में हुए, विशेष तौर से हुआ। तो जो कुछ भी कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही, जो भी वचन पत्र था वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए था। अगर ऐसी स्थिति होती तो फिर सारे विधायक चले जाते, क्योंकि सभी जगह से दिक्कत जा रही थी, वचन पत्र माना नहीं गया, सारे विकास ठप हो गए थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। यानी कि ये जनता समझ रही थी कि जो सरकार 5 साल के लिए चुनी गई है उसे 15 महीने के अंदर जो हमारे कमलनाथ जी सब ठीक कर देंगे, तो फिर सारे के सारे विधायक चले जाते, क्योंकि जितने विधायक चले रहे 15 महीने क्या, कुछ समझ नहीं पाया क्या हो गया जो यहाँ से चले गए। हुआ ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया हारे 1,30,000 से, और उन्होंने जो टिकट दिलवाए थे उनको उनके आधार पर मंत्री बनाया, विधायक बने करे। जब ये भारतीय जनता पार्टी में गए तो शिवराज सिंह जी को फायदा ये था कि उनकी सरकार बन जाएगी, वो बने रहेंगे। ज्योतिरादित्य को फायदा क्या था कि हम सांसद बन जाएंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद दिल्ली में भी वो मंत्री बन जाए। विधायकों को फायदा क्या था, मंत्रियों को फायदा क्या था, उनकी जेब गर्म हो रही थी। वरना अगर यही स्थिति बनी होती तो पूरे मध्य प्रदेश भर के विधायक चले जाते ना भाई। जब विकास हो ही नहीं रहा था तो जबलपुर में नहीं हो रहा था, रीवा में नहीं हो रहा था। बालेंद्र जी, लेकिन जेब गर्म होने का आरोप तो राजस्थान में भी लगा, तो फिर क्या वो पैसा वापस हुआ कांग्रेस का बाहर, मतलब जिस तरह से दिया होगा बीजेपी के लोगों ने पैसा? जी, इसकी कोई रसीद तो होती नहीं, किसी के सामने दिया जाता नहीं, लेकिन परिस्थिति बताती है। हमारे उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही, ये क्यों चले गए। हम भी सोच रहे हैं कि क्यों चले गए भाई, ऐसी क्या बात हो गई। 15 महीने अगर ऐसी स्थिति थी तो 5 महीने में दे देते, 6 महीने में दे देते, साल भर में देते। जब सिंधिया जी हार गए तब उनको एकाएक लगा कि कुछ विकास नहीं हो रहा है, 15 महीने में कुछ हो ही नहीं रहा है, तब ठप्प पड़ गई। तो पूरे मध्य प्रदेश में ठप्प पड़ गई थी, बाकी जगह क्यों नहीं लोग विधायक चले गए? क्योंकि इस इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक वरिष्ठ नेता थे, लोग समझ रहे थे कि इनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। लेकिन जब उनका खुद का चुनाव हुआ तब लोगों को समझ में आया कि भैया ये तो ढोल में पोल है, अपने घर में हार गए। तब ज्योतिरादित्य जी का अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, और सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी लगती हैं, वो चाह रहे थे इस उम्र में सबसे बड़ा ऊंचा पद पा लें, तो उसमें सक्षम हो नहीं पाए। मैं पटेरिया साहब से बात कर लेता हूं इस मुद्दे पर। सर, सिंधिया जी अति महत्वाकांक्षी है ऐसा अब कांग्रेस कह रही है, लेकिन ये वही कांग्रेस है जब 2018 में उन्हीं के चेहरे पर चुनाव को लेकर मैदान में थी और चंबल के रण में फतेह पाई थी। अब चंबल के रण में सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन बात वही कर रही कांग्रेस। आदरणीय पटेरिया जी जुड़े हैं मेरे साथ? पटेरिया सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, उमाशंकर गुप्ता जी, आपसे भी यही सवाल मेरा है। नहीं, देखिए, अब इसको आपने ही काफी उत्तर दे दिया है। जी जी, आदरणीय बालेंदु जी अभी बात कर रहे हैं तो एक दिन में ही कुछ हो गया, एक दिन में ही सिंधिया एकदम बेकार हो गए। जिनके नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रमुख 2-3 नाम थे, उसमें सिंधिया एक नाम था। तो कांग्रेस के समझ में भी अब आया है। और बालेंदु जी किसी कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद दे देना था, पहले दे देना था। ये जो घटनाक्रम हुआ है इसको जरा समय देखना पड़ेगा कि ज्योतिरादित्य जी ने जब ये कहा
कि अगर ये वचन पत्र की बातें पूरी नहीं हुई, जनता की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो जन आंदोलन के लिए मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो उतरूंगा। ये कब कहा है? ये कहने के बाद फिर कमलनाथ जी का जो जवाब आया है, उसके बाद ये सारी घटनाक्रम हुई है। जब ज्योतिरादित्य जी को ये लगने लगा कि आखिर ये तो कुछ समझने को तैयार नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है, मदमस्त हो गए हैं, और उस समय फिर उन्होंने ये निर्णय लिया। इस समय को आपको देखना पड़ेगा, और एकदम 1.25 साल दिया है। 1.25 साल के लेकिन बाद बार बार एक चीज का एक बात का जिक्र जरूर करती है कांग्रेस की, लोकसभा में 1,30,000 से वो हार गए, उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपने लोगों को जिता लेंगे। नहीं, आप ये कह रही है कि लोकसभा में ज्योतिरादित्य जी हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, लेकिन यहाँ दिग्विजय सिंह जी भी 4 लाख से हारे हैं भोपाल में, और मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, कार्य क्षेत्र पूरा भोपाल रहा है। तो उस समय तो जो हार हुई है तो हुई है, लेकिन उसके कारण वो कांग्रेस के नेता नहीं रहे। एक राहुल गांधी जी हार गए वहां से, उनके बारे में क्या कहेंगे फिर? ये तो हार जीत है, ये चलती रहती है। तो हार जीत है, हारे हैं, लेकिन अलग अलग पैमाना रखना ठीक नहीं है। जो वास्तविकता है वो समझना पड़ेगी। आदरणीय बालन जी ये कह रहे हैं, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो बिल्कुल जीत रहे हैं और घर में ही बैठे रहना चाहिए उन नेता को। 15 महीने कमलनाथ जी बिल्कुल नहीं निकले, मुख्यमंत्री थे, छिंदवाड़ा के अलावा मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं गए। उनका स्वभाव नहीं है घूमना, और कांग्रेस ये मानकर चल रही है, हमारे लिए अच्छे संकेत है कि भाई हम बिल्कुल वो जीत रहे हैं, उनको घर में ही रहना चाहिए। बड़े नेता क्यों जाए इस छोटे चुनाव में, छोटे कार्यकर्ताओं को लड़ना चाहिए, यही भावना। बालेंद्र जी, अति आत्मविश्वास कहीं गड़बड़ ना कर दे। देखिए, अति आत्मविश्वास, अपन ये समझ लें कि नेता नेता होता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नेता के दम पर ही एक पार्टी चलती हो। खासतौर से कांग्रेस पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी किसी एक नेता के दम पे नहीं चलती। पिछले दिनों में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक दबदबा रहा, उनका असर पड़ा, और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती। लेकिन केंद्र के चुनाव के बाद जितने भी राज्यों में चुनाव हुए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को विफलता मिली। उन्होंने महसूस किया कि नरेंद्र मोदी के अंदर तमाम गुण हैं, अच्छे गुण हैं, लेकिन जितने राज्यों के लोग हैं, एक में भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। और जहां तक ग्वालियर चंबल संभाग का है, मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ जो मैंने कहा आपसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ये बड़ा भारी आघात लगा, क्योंकि सिंधिया परिवार एक बड़ा परिवार है, महत्वपूर्ण परिवार है, और यहाँ से ग्वालियर ये अपने गुना शिवपुरी ये उनका गढ़ माना जाता है। कभी भी सिंधिया परिवार का आदमी वहां से हारा नहीं। फिर हारे कितने से? अरे भाई 10-5 हजार से हार जाते, 1,30,000, इतना बड़ा लंबा हार हुई उनकी। तो ये बहुत बड़ा आघात लगा था। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिएगा, और वही जवाब मेरा उमाशंकर जी से भी रहेगा। चंबल से संबल आपको मिल रहा है या बीजेपी को मिलेगा? चंबल तुम पिछली बार जहां से जीत हुई थी, अपन ये ना कहें ये जीत कांग्रेस की जीत थी, अपन व्यक्तिवार कह रहे हैं, इतने लोग जीते थे। ये लोग जो जीते थे ये कांग्रेस के दम पे जीते थे, कांग्रेस के प्रति उनकी आशा थी, उस आशा के अनुरूप उन्होंने इनको टिकट दिया था। अब एकाएक 15 महीने के बाद ये कह रहा कि जनता के काम नहीं हो रहे, जनता के काम नहीं हो रहे। अरे भैया, जनता के काम कांग्रेस पार्टी से उम्मीद थी तभी दिया था। अब 15 महीने में अपन ये सोचें कि कमलनाथ जी 15 महीने रहे, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। अब ये उम्मीद करना कि कमलनाथ जी 15 महीने में दुनिया भर घूम लेते। उमाशंकर जी, एक छोटा सा जवाब आपसे लेना चाहूंगा, एक कि चंबल से संबल क्या बीजेपी को मिलने जा रहा है इस बार? डेफिनेटली मिलने जा रहा है, और एक स्थायी सरकार और विकास करने वाली सरकार, गरीबों को कल्याण करने वाली सरकार जो शिवराज जी के नेतृत्व में फिर से स्थापित हुई है, वही इसमें मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, साथ ही पटेलिया साहब का भी। लेकिन मध्य प्रदेश में पूरा उपचुनाव चंबल के ऊपर जाकर टिक गया है। वजह यही है कि चंबल में 16 सीटें हैं जो फैसला करेगी किसी की जीत हार का, किसी की सरकार बनाने का। सरकार किसकी होगी ये तो जनता तय करेगी, और इसीलिए चुनाव होते हैं। लेकिन बड़ा दिलचस्प चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता इस वक्त मैदान में हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा आज कई जगह रहेंगे। उसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को कल हमने देखा, आज भी फिर वो दिखाई देंगे। 4 से 5 तारीख को फिर मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। तो सवाल यही है कि कांग्रेस कब नजर आएगी। कमलनाथ पहुंच जरूर रहे 12 तारीख का, लेकिन कई दफा
अति आत्मविश्वास, बड़ा सर्वे भी मुसीबत बन जाता है। खैर, जनता को तय करना है। चंबल के संबंध में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।